हेलो एंड वेलकमिंग यू ऑल बैक क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज आपका सेकंड लास्ट एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली होगा। हमने अपने लास्ट एपिसोड्स में एपिसोड नंबर 13 में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हमने पीपल्स लाइफ शुरू किया था, जो कि आपका लोगों की ज़िंदगी कैसी थी अराउंड डिफरेंट डिफरेंट रिजीम्स, अलग अलग चीज़ों के अराउंड। दिल्ली सल्तनत थी जब मुगल्स थे तब, एंड बाकी लोग जो थे किंगडम्स को राज करने वाले, उनके अराउंड में कैसी ज़िंदगी थी उन लोगों की, हमने वो बातचीत उनकी करी थी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि इतने शिफ्ट्स के बाद भी इंडियन इकोनॉमी बूस्टअप हो रही थी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रेरियन फाउंडेशंस एंड आर्टिसनल इंडस्ट्रीज। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिकल एंड सोशल सिस्टम जैसे कि श्रेणी या जाति की वजह से ये और थोड़ी वेल्दी बन गई। प्लस सल्तनत रीजन में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क एंड प्रोग्रेस शो हुआ था, जो कि मुगल रीजन में और ज़्यादा एक्सपांड किया गया। एंड मुगल लोगों ने कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे जो कि अभी तक चलते हैं। एंड प्लस जो एग्रीकल्चर था दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग जिसने ये सब प्रोवाइड करवाया, जिसने सब कुछ ये सब होने दिया। प्लस एक्सपेंशन तो था एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम्स का, उसकी वजह से वी हैव many tons of multiples of crops which were growing time to time. Other than that, we have also seen कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे कि टेक्सटाइल से लेकर के कपड़े, यानी कि वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज भी बनी थी, शिप्स भी बनी थी। और जो इंडियन गुड्स थे वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी हुए थे। हमने गुड्स इम्पोर्टेंट जहाँ पे कोस्टल साइड से जैसे कि कैलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुबली पड़ रखा है। उसके अलावा में वी हैव आल्सो सीन द इंडियन इम्पोर्टेड सच एज इम्पोर्टेंट गुड्स जो थे वो भी हमने प्रोडक्ट्स जैसे कि सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स एंड लग्जरी गुड्स भी हमने बता दिए थे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने किया था जो कि था कि भैया कहाँ से इम्पोर्ट होता था, वो था अरेबिया, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड वगैरह जो होता था वो अरेबिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया से ज़्यादातर होता था। हमने पिछले उसमें देखा था कि जो मारवाड़ी लोग थे उनका जो सिस्टम था, बिजनेस सिस्टम था, वो ज़्यादातर क्रेडिट एंड ट्रस्ट पे चलता था। अब हम आगे हुंडी सिस्टम को समझेंगे। So a hundi was a written instruction to make a payment to an individual. It could be carried across political border and enabled financial transaction without the need of currency. Sorry, a precursor to modern banking. The system worked across trade network without the participation of ruling classes. मतलब एक हुंडी जो था एक रिटन इंस्ट्रक्शन था, जैसे हम चेक काइंड ऑफ लिख के नहीं भेजते, तो वैसा सा सिस्टम था जो कि अब हमने बैंक, मॉडर्न बैंक का वो प्रीकर्सर यानी कि उससे पहले वो था। तो वैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे विदाउट द नीड ऑफ करेंसी, मतलब कि करेंसी को हमको कैरी करने की जरूरत नहीं, बट वैसे रिटन इंस्ट्रक्शंस पे हम पेमेंट एक दूसरे को, इंडिविजुअल्स को कर सकते थे। दैट वाज योर हुंडी सिस्टम। ठीक है। और ये हुंडी सिस्टम तो था, ये इतना वो था कि ये चला अच्छा, जो कि एक आपका प्रीकर्सर भी, यानी कि मॉडर्न बैंकिंग जो आजकल है जैसे यूपीआई, जीपे, पेटीएम, फोन पे, इन सब का प्रीकर्सर भी काइंड ऑफ बन गया। इसमें वी डिडंट नीड टू कैरी द कैश एंड एवरीथिंग, करेंसी यानी कि उस वक्त की, वी डिडंट हैव टू कैरी इन ऑल थिंग्स। अदर चीज जो हम पढ़ेंगे, टेम्पल्स एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो देयर वर मेनी टेम्पल्स व्हिच वर मोर देन सेंटर्स, यानी कि वर्शिप, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन और परफॉर्मिंग आर्ट्स। मतलब कि टेम्पल्स जो थे वो ज्यादातर सेंटर्स थे वर्शिपिंग के, लर्निंग के, है ना, यानी कि भगवान की डिवोशन के लिए, कुछ याद करने के लिए, अपनी सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे से करने के लिए, और कोई भी तरह का कला दिखाने के लिए भी टेम्पल्स को एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी यूज किया जाता था। नेक्स्ट वाज दे आल्सो क्रिएटेड इकोसिस्टम्स with bustling market. Ruling class donated land and wealth, dana, to temple deities, held in trust by temple managers who developed community infrastructure एंड पिलग्रिम अकोमोडेशन। तो मतलब कि जो ये इकोसिस्टम था ये मार्केट को भी बहुत बूस्ट पसंद करता था। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग क्लास, जो क्लास उस टाइम रूल कर रही थी, यानी कि जो कम्युनिटीज या जो ऐसे लोग जो उस टाइम पे रूल थे, यानी कि जो राज कर रहे थे, उन्होंने अपना लैंड, अपना धन ऐसे टेम्पल की डाइटीज, यानी कि जैसे टेम्पल के भगवानों के लिए दिया, जो कि ट्रस्ट में दिया गया बाय द टेम्पल मैनेजर्स। टेम्पल मैनेजर्स ने लिया, वो कम्युनिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसका, यानी कि इरिगेशन सिस्टम्स बनाए, टैंक्स बनाए एज ए कम्युनिटी के लिए। एंड जो पिलग्रम अकोमोडेशन, यानी कि जो लोग रहने आए हैं जैसे कि धर्मशाला वगैरह, वो सब भी उन लोगों ने उस कैश से, उस ट्रस्ट से, उस फंड से बनाया, जो कि रूलिंग क्लास ने डोनेट किया था। लैंड और वेल्थ दोनों, क्योंकि लैंड में उन्होंने वो काम चीजें बनवा ली होंगी, वेल्थ में उससे चीजों बनवाई, है ना। क्योंकि फाउंडेशन जो है, जमीन जो है, उन्होंने वो डोनेट करी, एंड उसके ऊपर जो चीज बनी है, जैसे जैसे घर बन गया,
घर तो वो लोग क्या बनाते हैं, बट जो भी जैसे कुछ बना, धर्मशाला बन गई, तो वो उन्होंने वैसे उससे जो कैश उनको दिया गया, जो करेंसी उन्हें दी गई, उससे बनाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेम्पल्स आल्सो प्रोवाइडेड मर्चेंट्स विद क्रेडिट एंड फंडेड इंटरनली एज वेल एज मेरीटाइम ट्रेड। तो टेम्पल्स जो थे वो मर्चेंट्स को क्रेडिट के साथ पैसे भी देते थे, मतलब कि एज एन कि तू मुझे बाद में वापस कर दियो, एज एन टाइप ऑफ दैट, कि क्रेडिट पे पैसे देना लेना वो सब भी टेम्पल्स कर दिया करते थे। तो दैट इज वाई इट वर्क एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह क्रेडिट भी हो सकता था, यहाँ पे चीज़ें भी यानी कि कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अकोमोडेशन के लिए भी चीज़ें बन रही हैं। साथ ही साथ वर्शिपिंग वगैरह तो हो रही है, बट इसमें लोग लर्निंग भी कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं, और लोग लोग कुछ कुछ कला भी परफॉर्मिंग कर रहे हैं, परफॉर्म हो रही है। ठीक है। दैट इज वाई ये जो आर्ट था, ये जो टेम्पल था, ये बन गया इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या कहते हैं, दे बिकेम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमिक सेंटर्स। ठीक है। While early periods saw prosperity, the late 16th witnesses economic stress। तो पहले के स्टार्टिंग के पीरियड थे उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखी, बहुत अच्छे लोग दिखे, मतलब कि बहुत रिच एंड एवरीथिंग था। बट बाद में जो लेट 16 थे, 1600 थे, वहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिक स्ट्रेस दिखा। पीजेंट्स को ज़्यादातर दे वर लाइक लेफ्ट विद अ स्मॉल शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक है। आफ्टर टैक्सेस एंड पेमेंट टू इंटरमीडिएटरी पार्टीज, यानी कि जो बीच की पार्टीज थी, जो बीच के लोग थे, उनको पैसे देने के बाद उनके पास बहुत ही कम शेयर बचता था। जो खुद वो लोग बनाते थे उनके पास वो ही नहीं बचता था, दे वर लेफ्ट विद मच लेस शेयर, क्योंकि वो आगे में तो दे ही रहे थे, बट उसके बीच में भी जो इंटरमीडियरीज यानी कि जो बीच के लोग थे, वही बहुत लोग खा लेते थे पैसा, है ना, क्योंकि वो लोग भी अपना अपना शेयर निकाल लेते थे। जैसे किसी ने स्टार्टिंग में 1000 मांगा है, तो बंदा आगे कहेगा कि भैया तू मुझे 1200 दे, है ना, और वो 1200 वाला आगे कहेगा कि तू मुझे भैया 15 दे दे, 15 वाला कहेगा कि जी मुझे तू 20 दे दे। और वो बंदा कमा ही जो कितना रहा है वो बंदा, मान लो बंदा कमा ही 50 रहा है, तो उसका 20, मतलब मान लो 30 कमा रहा है वो बंदा, तो उसका 20 तो चला गया, है ना, या 25 कमा रहा है तो उसका 20 तो चला गया, बचा कितना, 5। तो व्हाट इज दैट, कि वो लोग बीच के लोग भी बहुत पैसे खा लेते थे। अब इससे क्या हुआ, दिस कॉज मैनी टू लूज देयर लैंड एंड बिकम बॉन्डेड लेबरर्स। यानी कि इससे अब इतना इतना पैसा उनको देना पड़ता था, तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके जिनका लैंड था उनके हाथों से वो लैंड चला गया, क्योंकि वो पैसे या वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाए जो वो मांग रहे थे, उनसे उनका लैंड छीन लिया गया। और अगर जब लैंड छीन लिया गया उसके बाद उनको काम तो करना था, उनको पैसे तो चाहिए थे, वो फिर बॉन्डेड लेबरर बन गए, मतलब कि वो उनके साथ ही लग के काम करने लगे, लेबरर बन गए उन्हीं के ही। तो देवर बाउंडेड लेबरर्स देन। ठीक है। Historians suggest that craftspeople and laborer too often face harsh economic conditions। यानी कि हिस्टोरियंस ने भी बता रखा है, जो क्राफ्ट करते थे लोग और जो लेबरर थे, यानी कि जो चीज़ें बनाते थे और जो लेबरर थे, वो लोग ने भी इकोनॉमिक कंडीशंस सही हुई हैं। जो इंडिया था, दैट वाज स्टिल अ लैंड ऑफ abundance as testified by many Arab and European travelers, but wealth was largely concentrated in the hand of ruler, courtiers, हाई ऑफिशियल एंड द मर्चेंट क्लास। यानी कि जो इंडिया था वो बहुत ही अबंडेंस का लैंड था, मतलब बहुत सब कुछ फल फूल रहा था। बहुत लोगों ने, अरब लोग जो फॉरेनर्स आए, जो यूरोपियन फॉरेनर्स आए, सब ने बोला, बट जो वेल्थ थी, जो ज़्यादा धन दौलत थे, वो ज़्यादा पैसा था, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड था जो ऊपर के लोग थे, यानी कि जो रूलर्स थे, जो हायर ऑफिशियल्स थे, जो मर्चेंट क्लास है ना, उनके पास ये सारा पैसा रहता था। वही ये पैसे को यूज़ करते थे और उनके पास ही रहता था। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर इन एडिशन कॉज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि बहुत ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हुई उसकी वजह से एक डिप्लेसमेंट होने लग गया पॉपुलेशन का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगी। इसीलिए द पीपल हु वर देयर हैज टू डिस्प्लेस फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से हट जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। दैट इज देयर वाज फ्रीक्वेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोई अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता है, लेकिन वहाँ पे जंग का माहौल है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो दे हैव टू लीव इट। they don't they like they didn't had any option other than that, they didn't have any choice कि भैया नहीं छोड़ के जाए तो चलेगा क्या, क्या नहीं। So no, that was not an option given। उसके अलावा में if I see, so we has that at the level of the common people there were instances of clashes, especially over sacred sites that had been desecrated or destroyed under the ruler's sanction, but by and large people of different faiths and communities lived peacefully side by side and economically dependent on each other। मतलब कि जो कॉमन पीपल थे उनके लिए वहाँ पे क्लैशेस बहुत होते थे, क्यों, क्योंकि सैक्रेड साइट्स होती, जैसे कि जो
धर्म के लिए जो साइट ऐसे पूछते थे ना, उधर में जो चीजें तोड़ी गई हैं या डिस्ट्रॉय करी गई हैं, जो रूलर के उसमें, रूलर के राज में, कि जिसने बोलते ये मंदिर तोड़ो है वो तोड़ो, जो कि मुगल्स के राज में बहुत हुआ है, उसमें कॉमन पीपल में बहुत लड़ाई होती थी। बट एट द लास्ट जो लोग, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के थे, यानी कि जैसे बहुत अलग अलग धर्मों के जो लोग थे, अलग अलग कम्युनिटीज फेथ के जो लोग थे, वो एक साथ आराम से पीसफुली, पीस में यानी कि शांति से एक साथ रहते थे। और इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट, डिपेंड लाइक इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट दूसरे में, एक दूसरे में वो लोग रहते थे। लाइक क्योंकि एक चीज जो है ना, एक बंदा ही पूरे उसमें डिपेंडेंट, मतलब पूरी एक चीज एक ही बंदा, एक ही टाइप ऑफ कम्युनिटी नहीं ला रही है। हर एक कम्युनिटी कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अदर देन दैट वी सी, even as most rulers across Indian patronized the arts communities too। मतलब कि जो ज्यादातर जो रूलर्स थे इंडिया में, उन्होंने भी आर्ट को, कम्युनिटीज को पैट्रोनाइज किया गया है, अरे कि उनको भी एज एन वो बनाया गया है कि भैया आर्ट जो है, जैसे कि बहुत गाने, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स, ये सब उस टाइम की बहुत वो मशहूर है। स्ट्रोव टू मेंटेन और रिवाइव देयर ट्रेडिशन, मेनी ऑफ व्हिच अडैप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि बहुत जो है, उन्होंने अपना ट्रेडिशन, उनका जो तब कल्चर था, वो रहने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, अलाइव रखने के लिए, उसमें उन्होंने वो बनाया। और वो धीरे धीरे चेंजेस के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ, सिचुएशन के साथ, धीरे धीरे स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड टू चेंज, राइट? Because we have to adapt to changes, or else we will be left behind with nothing. Among those cultural traditions, a fair degree of interaction resulted in the creation of a heritage, of a shared heritage। यानी कि जो बहुत कल्चरल ट्रेडिशंस भी थे, है ना, जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे लोगों के, उसमें क्या था, तो जो कल्चर ट्रेडिशंस थे कि भैया हमें ये करना है, ये करना है, तो उसके साथ में जो लोग देखते थे, और उसने क्या दिखाया कि भैया एज एन दो वे लोग, वे मतलब अलग जो लोग हैं धर्म के, अलग उसमें कम्युनिटी के, ट्रेडिशंस के, दे ऑल्सो माइट फील क्यूरियस अबाउट इट, सो दैट इज वाई देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज, एक इंटरेक्शन हुई, जिसके बाद एक क्रिएशन हुई शेयर्ड हेरिटेज की, एक चीज कुछ लोग एक साथ कर लेते थे कि जी हाँ, हम भी आप लोगों के साथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे वैसे। so that also happened। Through it all, India endured economically prosperous on the whole, but often politically unstable। यानी कि इकोनॉमिकली बहुत ही फल फूला इंडिया पूरा एज एन होल, बट एज अ होल पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल रहा, कभी कोई राज करता है, कभी कोई। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंट रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप, इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस बट सर्वाइव। अब जो रीशेपिंग बार बार हो रही थी कि कभी कोई लैंड पॉलिटिकली बन रहा था, कभी कोई लैंड बन रहा था पॉलिटिकली, पॉलिटिकली लैंड बन रहा था, इसी की वजह से इंडिया ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, बट वो सर्वाइव किया। रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप मतलब कि जो स्टेट्स एंड कंट्रीज का मैप होता है, दैट इज योर पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में हम टेरेन शो करते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर शो, प्लेन हो गया, प्लेटी हो गया, वो सब शो करते हैं, सी, वो सब होता है फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप में हम स्टेट्स या कंट्रीज या कोई भी किंगडम वगैरह उसकी बात कर रहे हैं, राइट? इट इज अ टेल नॉट ओनली ऑफ हार्डशिप बट ऑल्सो ऑफ रेजिलेंस थ्रू द स्वॉर्ड व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, but also to the fresh creation in art, literature, spirituality and timeless values। तो मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द की ही, यानी कि हार्डशिप, मेहनत की ही कहानी नहीं है, बट ये रेजिलियंस, ये ठहराव, ये जो चलाने का चीज है, जो सरवाइव करने की है, उसकी भी है। क्यों? क्योंकि जब वो तलवार हर एक मौके में मांगती थी, है ना, वो जो तलवार थी वो सिर्फ आपका एज एन रिजल, वो मतलब दुख दर्द तो देती थी, बट हमें उसके साथ ठहराव से, उसको आराम से उसके साथ चलना था, रेजिलियंस के साथ दे वेंट थ्रू, दे सर्वाइव। एंड जो सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड ओकेशन में सिर्फ वही डिमांड नहीं करी, बट वहाँ पे हमने देखा क्या क्या बहुत अलग अलग फ्रेश क्रिएशन भी हुए आर्ट के, आर्ट फॉर्म्स के। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर्स तो थे, वो भी बने, लाइक आर्ट फॉर्म्स जैसे कि पेंटिंग्स, है ना, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, वो सब बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे। प्लस लिटरेचर फॉर्म जैसे कि पोएम्स, म्यूजिक, ये सब। एंड स्पिरिचुअलिटी और टाइमलेस वैल्यूज भी हमें इधर इस टाइम पीरियड से मिलती है। और इसी के साथ मेरा बेटा ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। एंड दिस वाज इट, दिस वाज द लास्ट दिस थिंग paragraph of this whole chapter. This was episode number 14 of this chapter. As in whole, we have completed this chapter. In our next video, episode number 15, we'll complete this summary. Alright, episode number 15. We'll complete this summary and we'll try to do the all back question answer. There are seven, I guess. ठीक है, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, तो हम वो करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत चीज़ें देखी, है ना।
जो आपकी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर हमने स्टार्टिंग में देखा, होम्स का नॉर्थ ईस्टर्न में देखा, ईस्टर्न गंगा किंगडम का हमने सेंट्रल में देखा, गजपति किंगडम का हमने उड़ीसा में देखा, होयसला या विजयनगर एम्पायर विद कृष्णदेव राय की हमने बात करी अगर, तो वो हमने भी देखा वहाँ पे। कहाँ पे? इट वाज इन साउथ। बहामानी सल्तनत के बारे में भी वी हैव रेड द राजपूत, है ना, हमने सिक्स के बारे में भी पढ़ा, है ना। जैसे ही हमने दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, मुगल एम्पायर में बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, and we have also read about the most brutal, that was औरंगजेब। होम्स के बारे में भी have also read, हमने ईस्टर्न गंगा किंगडम के बारे में भी have also read, गजपति किंगडम में भी, एंड होयसलास में तो सला was the one जिसके नाम पे पूरा रखा, एंड विजयनगर एम्पायर में भी have also read about, we've also read about Krishnadev Rai, right? बहामानी सल्तनत राजपूत में भी we have read about two, चित्तौड़गढ़ तो था ही, बट उसके बाद में आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत के बाद में भी जो मुगल एम्पायर के अराउंड में जो हुआ, दैट इज मेवाड़ एंड मावाड़, वहाँ पे भी हमने देखा। मेवाड़ में भी हमने महाराणा प्रताप सिंह, yes, है ना, एंड सिख में भी गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव सिंह एंड गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी है, राइट। आगे, this much only for this whole chapter, and we'll meet you soon with the summary of this chapter। ये हमने एपिसोड 1 कब बनाया था, आप देखिए एपिसोड 14 हो चुका है। 14 days में विल पास बाय, क्योंकि ये डेली एपिसोड आ रहे होंगे आई गेस। तो रीशेपिंग इंडियन पॉलिटिकल मैप अब होता है यहाँ पे खत्म। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस होल चैप्टर, जिसमें विल कंप्लीट द समरी एंड विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस होल चैप्टर, जो कि लास्ट में है, which I'll show you if you want to। Here है लास्ट में, ठीक है, 7 questions and the summary will do in the next video। So till then, bye bye, and we'll meet you all soon in our next episode, episode number 15, which will be the last episode of this whole very lengthy and very interesting chapter। So till then, we'll meet you soon. Till then, bye bye, goodbye, and be happy.